कहानी की शुरुआत होती है और हमें सन 1960 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं जिनमें एक का नाम रोनी और दूसरे का नाम लेजी था। पूरा का पूरा शहर इन दोनों भाइयों के नाम से थर थर कांपता था, क्योंकि ये सिर्फ वायलेंस करना जानते थे। ये जहां भी जाते थे वहां पर सिर्फ तबाही मचाते थे। इनमें जो रोनी है वो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, सीधा उस पर मौत बनकर के टूट पड़ता है। ये दोनों भाई मिलकर के पूरे लंदन शहर को अपने कदमों में झुका कर के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लंदन का हर एक बच्चा इनके नाम से खौफ खाए। वहीं दूसरा भाई जिसका नाम लेजी है, वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम है, लेकिन वो थोड़ा शांत दिमाग का है। पहले वो स्ट्रीट फाइटर हुआ करता था। वो किसी को भी मारने से पहले अपने दिमाग का यूज करता है। रोनी की तरह किसी पर भी ऐसे टूट नहीं पड़ता। जब लेजी को पता चलता है कि पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं, सुबह सुबह जब वो अपने घर से बाहर आता है तो 2 कप चाय लेकर के आता है उन पुलिस वालों के लिए। चाय ऑफर करने के बाद वो उनका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम लोग हमारा पीछा तो कर रहे हो, लेकिन तुम लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर के पुलिस वालों का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो चाय फेंकता है और हंसता हुआ जाता है अपने ड्राइवर के पास, लेकिन उसका ड्राइवर आज छुट्टी में था, इसलिए उसकी गाड़ी एलबी चलाने वाला है अब कुछ दिनों के लिए। अब लेजी यहाँ से पैदल चलते चलते पहुँचता है अपने ड्राइवर फ्रैंक के घर पर। जब वो दरवाजा खटखटाता है तो फ्रैंक की बहन दरवाजा खोलती है, जिसका नाम है फ्रांसिस। फ्रांसिस दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। लेजी बिल्कुल भी सब्र नहीं करता और फ्रांसिस को डेट पर चलने के लिए कह देता है। फ्रांसिस भी मना नहीं करती और तैयार हो जाती है जाने के लिए। तभी यहाँ उसकी माँ आ जाती है और फ्रांसिस को अंदर भेज देती है। थोड़ी देर के बाद फ्रैंक आता है और गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। रास्ते में रेजी उसकी बहन के बारे में ही सवाल करता रहता है। फ्रैंक बताता है कि वो बहुत समझदार और अच्छी लड़की है। ये सुनकर के रेजी भी खुश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद इन्हें पता चलता है कि पुलिस वाले इनका पीछा कर रहे हैं। तब ये जैसे तैसे करके उनसे पीछा छुड़ाते हैं। ये देख कर के निपर रीड नाम के एक पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है। दरअसल इस पुलिस वाले का काम ये था कि लेजी पर नजर रखे, लेकिन लेजी हर बार उसे चकमा देकर के निकल जाता था। दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं जो इस वक्त पागल खाने में था। दरअसल थोड़े टाइम पहले उसने एक आदमी का काम तमाम कर दिया था, तब उसे जेल हो गई थी। जेल जाने के बाद सबको पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसे पागल खाने में डाल दिया गया। लेकिन लेजी अपने भाई रोनी के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उसे बाहर निकालना चाहता है। इसलिए वो सबसे पहले अपने कुछ आदमियों को भेजता है डॉक्टर्स के पास। वो आदमी डॉक्टर्स को धमकाते हैं कि तुम रोनी की एक रिपोर्ट बनाओ जिसमें ये लिखो कि वो एकदम ठीक है, इसलिए उसे अब आजाद कर देना चाहिए। डॉक्टर भी ऐसा ही करते हैं और रोनी आजाद होकर के आ जाता है बाहर। दूसरी तरफ हम फ्रांसिस को देखते हैं जो तैयार हो रही थी लेजी के साथ डेट पर जाने के लिए, लेकिन उसकी माँ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लेजी को भी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि लेजी कितना वायलेंट है और साथ ये खतरनाक गैंगस्टर भी। लेकिन फ्रांसिस अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और लेजी के साथ चली जाती है डेट पर। लेजी फ्रांसिस को अपने ही एक क्लब में लेकर के जाता है। जब ये अंदर पहुंचते हैं तो फ्रांसिस देखती है कि सारे लोग लेजी को सलाम कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े अमीर और बिजनेसमैन लोग भी आए हुए थे, वो भी लेजी के सामने झुककर के सलाम कर रहे थे। फ्रांसिस लेजी से कहती है कि ये लोग तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तब लेजी कहता है कि ये मेरी इज्जत नहीं करते बल्कि डरते हैं मुझसे। तभी एक आदमी आता है और लेजी को साइड में ले जाकर के बताता है कि एक आदमी ने पैसे चुराए हैं। तब लेजी उस आदमी से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुमने उन पैसों का क्या किया, लेकिन कल सुबह तक वो सारे पैसे वापस आ जाने चाहिए, और अगर वो पैसे मुझे वापस नहीं मिले तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो वापस आ जाता है फ्रांसिस के पास। फ्रांसिस भी इन चीजों को देख कर के समझ जाती है कि सारे लोग सच कहते हैं लेजी के बारे में कि वो एक गैंगस्टर है और वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक। फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। फिर एक दिन लेजी फ्रांसिस को लेकर के जाता है अपने भाई रोनी के पास। दरअसल रोनी जंगल के बीचों बीच में अकेला रह रहा था। लेजी फ्रांसिस को छोड़कर के यहाँ से चला जाता है। फ्रांसिस रोनी को देखकर के बुरी तरह से डर रही थी। रोनी भी इस चीज को समझ जाता है। वो फ्रांसिस से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है,
है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये प्यार मोहब्बत जैसी चीजें सारी बकवास है। मेरा सपना कुछ और है। हम दोनों भाई मिलकर के राज करना चाहते हैं पूरे लंदन शहर पर। मैं चाहता हूँ कि पूरा लंदन शहर हमारे सामने झुके, सारे लोग हमारे नाम से खौफ खाए। उसकी इन बातों को सुनकर के फ्रांसिस भी डर जाती है। दूसरी तरफ हम इन दोनों भाइयों के दुश्मन को देखते हैं जिसका नाम है चार्ली। उसका भी यही सपना है कि वो पूरे लंदन शहर पर राज करे। वो भी लंदन के लोगों को अपने सामने झुकाना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते की रुकावट है ये दोनों भाई, इसलिए वो इन्हें मारना चाहता है। लेकिन फिलहाल इन दोनों ने अपने अपने ट्रेड को बांट रखा है। चार्ली अपना काम साउथ लंदन में करता है, लेकिन वो हर वक्त नजर रखता है लेजी पर, ताकि मौका मिलते ही वो उसे अपने रास्ते से हटा दे। फिर एक दिन लेजी जब रास्ते से जा रहा था, तभी एक गाड़ी आती है और ठोक देती है उसे। लेजी बाल बाल बच जाता है मरते मरते। तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो था चार्ली का। वो समझ जाता है कि चार्ली ने ही उसे मारने की कोशिश की है। अगले दिन ही वो बदला लेने के लिए हमला कर देता है चार्ली पर। जब वो एक कैफे में बैठा हुआ था, तभी एक गाड़ी दीवार तोड़कर के घुस जाती है उस कैफे के अंदर, लेकिन चार्ली भी बाल बाल बच जाता है। वो भी समझ जाता है कि लेजी ने बदला लेने के लिए हमला करवाया है उस पर, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन अब चार्ली सब कुछ खत्म करना चाहता है, इसलिए वो एक इनविटेशन भेजता है लेजी के पास, साथ ही एक एड्रेस भी, और कहता है कि जहाँ पर हम मिलेंगे वो एक न्यूट्रल ग्राउंड होगा, ना वो जगह तुम्हारी होगी और ना मेरी। वहीं पर बैठकर के हम शांति से बात कर सकते हैं। तब लेजी भी मान जाता है और उसका भाई भी। फिर ये दोनों भाई चले आते हैं न्यूट्रल ग्राउंड पर। दरअसल ये एक बार था। जब ये अंदर जाते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि चार्ली ने अपने बहुत सारे आदमियों को फैला रखा है यहाँ पर। दोनों भाई समझ जाते हैं कि चार्ली ने बात करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वो चाहता है कि यहाँ बुलाकर के इनको ऊपर पहुँचा दें। जैसे ही रोनी को इस चीज का एहसास होता है, वो अपने दोनों हाथों को डाल देता है अपनी जेब में और उन लोगों को ऐसे दिखाता है कि जैसे इसकी जेब में गन हो। वो सारे लोग इसके झांसे में आ जाते हैं और रोनी बड़ी आसानी से निकल जाता है बार से बाहर। चार्ली के आदमी भी समझ नहीं पाते कि आखिर रोनी अपने भाई को अकेला छोड़कर के कैसे भाग गया, लेकिन लेजी के चेहरे पर तो बिल्कुल भी खौफ नहीं था। वो फौरन अपने दोनों नकल्स को बाहर निकालता है, क्योंकि वो एक स्ट्रीट फाइटर हुआ करता था और कभी भी किसी से नहीं डरता था। वो एक एक करके मारना शुरू कर देता है सबको। अब जो भी इसके सामने आता है, ये मार मार करके उसे ढोल बना देता है। थोड़ी ही देर बाद रोनी भी आ जाता है अंदर। उसके हाथ में 2 हथौड़े थे। वो उन हथौड़ों से चार्ली के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। दोनों भाइयों ने मिलकर के सारे लोगों का कचूमर बना दिया था। इसके बाद ये दोनों भाई बड़ी ही आसानी से निकल जाते हैं यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं। पुलिस वालों को जब पता चलता है कि चार्ली अकेला है, तब वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं लेजी भी चाहता था कि उसका धंधा बहुत तेजी के साथ बढ़े। उसे जरूरत थी किसी मास्टरमाइंड की। तभी लेजी को पता चलता है एक वकील के बारे में, जिसका नाम था लेजली। अब लेजी फौरन लेजली को बुलाता है अपने पास और अपनी सारी प्लानिंग उसे बता देता है। लेजली भी तैयार हो जाता है इनके साथ काम करने के लिए। वो लेजी से कहता है कि तुम्हें कोई लीगल बिजनेस करना होगा। वो उसे बताता है कि तुम चाहे कितने भी इलीगल काम करो, इस पूरे शहर को अपने कदमों में नहीं झुका पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई लीगल बिजनेस होगा तो उसकी आड़ में तुम कुछ भी कर सकते हो। और सबसे टॉप बिजनेस है कैसीनो का। मैं एक ऐसे आदमी को भी जानता हूँ जो अपने कैसीनो को बेच रहा है। तुम लोगों को सिर्फ उसे धमकाना है। फिर अगले ही दिन लेजली उस आदमी को लेकर के आ जाता है। तब लेजी उसे धमकाता है और वो डर भी जाता है। अब लेजी बहुत खुश था लेजली के साथ काम करके, लेकिन रोनी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि अगर हम लीगल बिजनेस करेंगे तो कभी भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगे, और रोनी को तो सिर्फ मारकाट और खून खराबा करना है। वो लंदन के सभी गैंगस्टर का खात्मा करके खुद सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है। इसी बीच लेजली बताता है कि यहाँ पर अमेरिकन माफिया के लोग आ चुके हैं। वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लंदन को कौन रूल कर रहा है। वो उनसे मिलना चाहते हैं। तब रोनी कहता है कि हमें उनसे नहीं मिलना चाहिए। मैं अमेरिकन्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। वो पीठ के पीछे हमला करते हैं,
लेकिन लेजी कहता है कि हमें एक बार तो उनसे मिलना पड़ेगा ताकि हम उनके इरादे समझ पाए। लेजली जल्दी ही मीटिंग फिक्स कर देता है। जब ये लोग मिलते हैं तब अमेरिकन माफिया वाले कहते हैं कि ज्यादातर कैसीनो पर हमारा कब्जा है, लेकिन हम लोग हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम लोग हमारे कैसीनो की सिक्योरिटी देखो और कोई भी आदमी आकर के यहाँ पर कुछ गलत ना कर सके। उनकी इन बातों को सुनकर के लेजी कहता है कि क्या हम तुम्हें गार्ड नजर आते हैं? ये सुनकर के रोनी खुश हो जाता है। तब वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें गार्ड नहीं बना रहे, बल्कि हम मिलकर के कैसीनो चलाएंगे जिसमें हम सबका फायदा होगा। तब ये फौरन मान जाते हैं उनकी बात को। अब लेजी बहुत खुश है क्योंकि जहां वो एक कैसीनो चलाना चाहता था पर अब उसके पास बहुत सारे कैसीनो हैं। शहर के सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पर। सबको पता चल रहा है लेजी के बारे में। लंदन का कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो अब लेजी को ना जानता हो और ना उससे डरता हो। लेकिन इन सारी चीजों को देखकर के रोनी का दिमाग खराब हो रहा था। उसे लग रहा था कि धीरे धीरे करके लेजी क्राइम की दुनिया से दूर होता जा रहा है। वो दिन भर कैसीनो में ही फंसा रहता है। रोनी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दरअसल वो चाहता है कि लेजी कुछ ऐसा करे कि डर और खौफ से लंदन के लोगों की पैंटें गीली हो जाए। लेकिन लेजी को तो कैसीनो चलाने में बहुत मजा आ रहा था। वो अपने सारे पुराने कामों को छोड़ देना चाहता है। उसके ऊपर बहुत सारे केस थे और सजा भी पेंडिंग थी। लेजी डिसाइड करता है कि वो जेल जाएगा और अपनी सजा को काटने के बाद वापस आकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेगा। उसके सारे दोस्त उसे खुद जेल छोड़कर के आते हैं। जैसे ही लेजी जेल के अंदर जाता है सारे गार्ड्स टूट पड़ते हैं उस पर, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर लेजी क्या करता था। दरअसल ये लोग इसलिए उसे मार रहे थे ताकि वो जेल के माहौल को खराब न कर सके और यहाँ पर भी अपना राज चलाने का ना सोच सके। जब फ्रांसिस को इस चीज का पता चलता है तो वो लेजी से मिलने के लिए आती है, लेकिन रोनी उसे रोक कर के कहता है कि लेजी ने मना किया है कि तुम जेल में जाकर के उससे ना मिलो। लेकिन फ्रांसिस उसकी बातों को नहीं सुनती और पहुँच जाती है लेजी से मिलने के लिए। लेजी की हालत देख कर के कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तब लेजी कहता है कि मैं अपनी सजा काट कर के एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। इन बातों को सुनने के बाद फ्रांसिस वापस चली जाती है। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है और लेजी को आजाद कर दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद वो सबसे पहले पहुंचता है फ्रांसिस के पास। वो उसे फूल देते हुए प्रपोज करता है शादी के लिए। फ्रांसिस भी हाँ कह देती है। फिर यहाँ से वो सीधा पहुंचता है अपने कैसीनो में। जब अंदर जाता है तो देखता है कि पूरा कैसीनो सूना पड़ा है। तभी वो लेजली को देखता है और उसके पास जाकर के पूछता है। तब लेजली बताता है कि रोनी ने यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान के साथ मारपीट की, इसलिए लोगों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया। इन बातों को सुनने के बाद लेजी भड़क जाता है और रोनी के पास जाकर के कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे सपने को तोड़ दिया। तब रोनी कहता है कि तुम उस चीज को भूल गए हो। हम दोनों का सपना था कि पूरे लंदन शहर पर राज करना। ऐसे ही इन दोनों भाइयों के बीच में बहस हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि ये आपस में WWE की फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन आखिर में लेजी समझ जाता है कि रोनी का दिमागी संतुलन खराब है, वो इन चीजों को नहीं समझेगा। तब वो उसे अकेला छोड़कर के निकल जाता है यहाँ से। वो फ्रांसिस के पास जाकर के कहता है कि मैं अब नए क्लब खोलूंगा, हम लोग लीगल काम करेंगे। फ्रांसिस भी खुश हो जाती है उसकी बातों को सुनकर। वहीं रोनी अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। उसे लड़के पसंद थे, लेकिन वो ये बात बाहर नहीं बता सकता था। रोनी की दोस्ती भी हो गई है कुछ लड़कों से। रोनी जो चाहता है इनसे वो करवाता है। पुलिस वालों को भी ये बात पता चल जाती है, लेकिन वो जानते थे कि वो रोनी को छू भी नहीं सकते क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोगों का हाथ है उस पर। उधर लेजी फ्रांसिस को एक क्लब के बाहर ले जाकर के कहता है कि मैं जल्दी ही इस क्लब को खरीद लूंगा और इसमें मेरी मदद करेगा रोनी। जब रोनी को इस बात का पता चलता है तो वो लेजली के साथ भेज देता है लेजी को। वो लोग क्लब के मालिक को आकर के धमकी देते हैं। तब ये क्लब इनका हो जाता है, लेकिन वो क्लब का मालिक केस कर देता है लेजी और रोनी पर कि उन्होंने धमका कर के उससे उसका क्लब छीन लिया। अब सबसे पहले पुलिस अरेस्ट करती है लेजी को। तब ये लोग पहुंचते हैं लेजली के पास। लेजली कहता है कि वो सारी चीजों को संभाल लेगा। वो फौरन न्यूज़पेपर में फोटो छपवा देता है जिसमें रोनी बैठा हुआ था हाउस ऑफ लॉर्ड के लोगों के साथ। जब पीएम को इस बात का पता चलता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि एक गैंगस्टर का रिलेशन है उन सारे लोगों से। अब अगली सुनवाई होती है और इन दोनों भाइयों को छोड़ दिया जाता है और सारे चार्जेस भी खत्म कर
दिए जाते हैं। इसके बाद लेजी फिर से तरक्की करना शुरू कर देता है, लेकिन रोनी का दिमाग खराब हो रहा था कि उसका भाई अच्छे रास्ते पर क्यों चल रहा है। रोनी चाहता है कि उसका भाई गलत कामों में उसका साथ दे। वहीं पुलिस वाले कैसे भी करके इन दोनों भाइयों को पकड़ना चाहते हैं। उधर लेजी अपने पुराने धंधों से अभी भी हिस्सा ले रहा था। फ्रांसिस को जब पता चलता है तो वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो चाहती है कि लेजी पूरी तरह से अपने पुराने धंधों को छोड़ दे और उसके साथ वक्त बिताए। अब ऐसे ही अकेले रहते रहते वो नशेड़ी बन जाती है। उधर रोनी का भी दिमाग खराब होता जा रहा था। उसने उन दवाइयों को भी बंद कर दिया था जो डॉक्टर ने उसे दी थी। अब वो कहीं भी किसी की भी धुलाई कर देता है। किसी में हिम्मत नहीं है कि उसे रोक सके। हर जगह उसने आतंक मचा रखा था। तभी चार्ली का एक आदमी इनके क्लब में आता है और वो एक आदमी की धुलाई कर देता है। जब रोनी को पता चलता है इस बात का तो वो गोली मारकर के नासा के रॉकेट में बिठा देता है उस आदमी को। बहुत सारे लोगों ने रोनी को देख लिया था गोली चलाते हुए। जब लेजी को इस बात का पता चलता है तो वो अपने आदमियों से कहता है कि उन सब लोगों से जाकर के बात करो। अगर उन्हें अपनी जुबान बंद रखने के लिए पैसे चाहिए तो पैसे दो, नहीं माने तो उन्हें धमकाना शुरू कर दो। दूसरी तरफ हम रीड को देखते हैं जिसके हाथ को सबूत लग चुके हैं। वो एक एक करके सारे लोगों को बुलाता है रोनी को पहचानने के लिए, लेकिन लेजी ने सबको पहले ही धमका दिया था। इसलिए सभी लोग रोनी को पहचानने से इनकार कर देते हैं और आखिरकार रोनी के ऊपर से चार्जेस हटा दिए जाते हैं। लेकिन फ्रांसिस को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो लेजी से कहती है कि तुम रोनी को पागल खाने ले जाकर के छोड़ दो, नहीं तो वो इतने मर्डर करेगा कि तुम्हें भी उसके साथ जेल हो जाएगी। जब लेजी उसकी बात नहीं मानता तो फ्रांसिस उसे छोड़ कर के चली जाती है। अब अकेले रहते रहते उसकी भी मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। वो लेजी से अलग नहीं रह पाती और स्ट्रेस में आकर के एक दिन अपनी जान ले लेती है। लेजी जब फ्रांसिस की लाश को देखता है तो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। उधर रोनी भी पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसे लगने लगता है कि लेजली उससे उसका भाई छीन लेगा और उसे एक अच्छा इंसान बना देगा। तब वो जेक नाम के एक आदमी को बुलाता है और उससे कहता है कि लेजली का काम तमाम कर दो। जेक पहुंच जाता है लेजली को मारने के लिए। लेजली अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है उससे और इसी फाइट के दौरान गोली चल जाती है जिससे लेजली घायल हो जाता है। जब रीड को इस बात का पता चलता है तो वो खुश हो जाता है और फौरन पहुंच जाता है हॉस्पिटल। रीड उसे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो उन दोनों भाइयों के खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो सारे हमें दे दो, वरना वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब लेजली भी मान जाता है। अब पुलिस वालों के हाथ बहुत सारे सबूत लग चुके थे। उधर लेजी को पता चलता है कि फ्रांसिस की मौत नशीली गोलियां खाने से हुई थी। तब वो पता लगाना शुरू कर देता है कि उसे नशीली गोलियां कौन देता था। तब उसे जेक के नाम का पता चलता है और वो गुस्से में आकर के फौरन पहुंच जाता है जेक के पास और उसे मौत के घाट उतार देता है। रीड को जैसे ही पता चलता है वो फौरन अरेस्ट कर लेता है लेजी को। फिर कई सालों बाद सन 2000 में उसे छोड़ दिया गया था। रिया होने के 8 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। वहीं रोनी को पागल खाने भेज दिया गया था और पागल खाने में ही हार्ट अटैक आने से उसकी भी मौत हो गई थी। और इसी के साथ ये शानदार मूवी लीजेंड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।